नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी के बारे में। आज इस वीडियो में मैं दोस्तों एनटीपीसी की केस स्टडी आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। एनटीपीसी की पूरी केस स्टडी दोस्तों आज इस वीडियो में आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए एनटीपीसी के बारे में, तो एनटीपीसी की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 1975 को और इसको शुरू उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में किया गया था जिसका नाम है शक्तिनगर। 1975 से लेकर 1983 तक दोस्तों वहीं पे इस कंपनी का ऑपरेशन चलता रहा। वहां से दोस्तों इस कंपनी ने 1983 में पावर सेलिंग शुरू कर दी, मतलब बिजली को बेचना शुरू कर दिया। वहां से दोस्तों बिजली बेचते बेचते 1983 में इस कंपनी ने अपना पहला प्रॉफिट जनरेट किया जो करीब था 4.5 करोड़ रुपीस का। और उसके बाद से कंपनी का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि जहां से बिजली मिले लेते जाओ। क्योंकि दोस्तों आजादी के बाद से इस देश की वैसी कैपेसिटी नहीं थी कि हर घर तक ये बिजली पहुंचा सके। क्योंकि दोस्तों आज भी इस देश में कई गांव ऐसे हैं जहां पे आज भी बिजली नहीं पहुंच सकी है। मतलब क्लियर कट हमको यह देखने को तो उस समय मिल ही जा रहा था कि इस देश में आने वाले समय में डिमांड तो बढ़ने ही वाली है बिजली की, जो आज तक हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। चाहे दोस्तों पिछले जमाने में हमें यह कहने को मिलता था कि भाई साहब किसी के घर में बिजली नहीं है, सब स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। तो दोस्तों उसके बाद जब लोगों के घर में बिजली आनी शुरू हुई तो लोग और एडवांसमेंट शुरू करने लगे। जैसे ऑटोमेशन का जमाना गया, वहां पे दोस्तों जैसे पहले चलते थे कोल्स के इंजन, डीजल पेट्रोल के इंजन चलते थे बड़े बड़े रेलवे के, उसको दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर दिया गया ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। आज के जमाने में दोस्तों पेट्रोल बाइक्स को बंद करके इलेक्ट्रिक बाइक्स लेके आ रही है सरकार। उसके बाद से टेस्ला मोटर आ गई दोस्तों, अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है आज टेस्ला मोटर्स, जो करीब वैल्यूएशन उसका है $200 बिलियन। मतलब इसका आंकड़ा करीब 15 लाख करोड़ का मिल जाता है। अब आप यहीं पे समझ लो कि टेस्ला मोटर एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये BMW, फरारी, लैम्बोर्गिनी ये सब उसके मतलब दोस्तों बहुत ही कम वैल्यूएशन में आती हैं। टेस्ला मोटर आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, वो एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब हमको क्लियर कट यही देखने को मिल रहा है कि आने वाले भी कुछ समय में इलेक्ट्रिसिटी विल बी द डिमांड ऑफ एवरीवन। मतलब क्लियर कट हमें यह देखने का है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है जैसे डीजल, पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, बायोगैस, ऐसे कोई भी गैस हो जाएंगे, इन सबको हमें रिप्लेस करना है इलेक्ट्रिसिटी से। पिछले ज़माने में डिमांड थी तो आज के ज़माने में भी डिमांड है। ऐसे में अगर ये कंपनी अपना एक्सप्लोरेशन करना चाहती है तो इसके लिए पूरा रास्ता खाली है। ये जितना इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहेगी उतना इससे बिकता भी जाएगा। इसीलिए दोस्तों कंपनी का मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो 1983 के बाद से इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा एक्विजिशन किए और 1985 तक ये कंपनी का करीब जो इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाता है वो 2000 मेगावाट तक पहुंच गया था। और उसके बाद से कंपनी ने इतने एक्विजिशन किए कि चलिए उसके लिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे 1986 में इस कंपनी ने सिंगरौली में 500 मेगावाट का प्लांट डाला। उसके बाद 1988 में 2 500 मेगावाट के प्लांट डाले गए रिहंड में और रामागुंदम में। और उसके बाद से दोस्तों यूपी में 1992 में फिरोज गांधी उंचर थर्मल पावर स्टेशन को खरीद लिया गया और बाय द एंड ऑफ 1994 इस कंपनी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुकी थी 15,000 मेगावाट। और 1995 तक यह कंपनी ने तलचर थर्मल पावर स्टेशन को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से खरीद लिया। उसके बाद से 1997 में यह कंपनी हर साल में 100 बिलियन यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी। और उसी साल दोस्तों इस कंपनी को भारत का एक नवरत्न की उपाधि दे दी गई। और उसके बाद से दोस्तों 1998 में एनटीपीसी ने कयमकुलम में 350 मेगावाट का नेप्था बेस्ड प्लांट भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों ये सारे एक्विजिशन तो मैंने आपको बताया, ये सारे एक्विजिशन हुए थे 2000 से पहले। आज 2020 चल रहा है, मतलब आज से करीब 20 साल पहले हुए थे। और ये जितने एक्विजिशन दोस्तों मैंने आपको बताया, आपने एक बात नोटिस की होगी या नहीं की होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो पावर प्लांट
प्लांट थे ये थर्मल पावर प्लांट थे, जो कोल से, नेचुरल गैस से, पेट्रोल डीजल से चला करते थे। उसके बाद से दोस्तों इस कंपनी ने रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम करना शुरू किया, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बिजली जहां से मिले वहां से ले लो और जो डिमांड है उसको पूरा करते रहो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ पावर प्लांट थे जो कि कोल, नेचुरल गैस या फिर ऑयल पे चलते थे। इसके लिए दोस्तों इस कंपनी ने मतलब एनटीपीसी ने कई सारे कंपनियों के साथ और भी ज्यादा टाई अप किया, ताकि वहां से इसके फ्यूल के डिमांड कभी रुके नहीं और वहां पे जो इनके जो फ्यूल के मार्जिन जो बढ़ जाते हैं वो पूरे के पूरे नेग्लिजिबल हो जाए और पूरा प्रॉफिट इनको सूद समेत अपने आप में मिल जाए। जैसे कि कुछ कंपनियों के साथ एनटीपीसी ने टाई किया। अगर उनकी लिस्ट के बारे में बात करूं तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। इस लिस्ट में आ जाएंगे दोस्तों भेल, भारत फोर्ज, एनएचपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी जैसी और भी कई सारी कंपनियां आ जाएंगी, जिनके साथ एनटीपीसी ने जॉइंट वेंचर शुरू करके बहुत ही बड़ा अपना एक्सप्लोरेशन किया, जहां से एनटीपीसी को इस देश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा नेटवर्क हासिल करने में सफलता मिल गई। दोस्तों इस कंपनी का ओवरऑल अगर मैं फ्यूचर गोल के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का फ्यूचर गोल सिर्फ इतना है कि यह कंपनी को 1,28,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी की प्रोडक्शन एक्वायर करनी है। और वो भी दोस्तों जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी उसमें से 56% तक ये जो फ्यूल होते हैं, जो कोल, नेचुरल गैस, थर्मल पावर प्लांट के जितने मतलब जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट को 56% तक ये लोग घटा देना चाहते हैं। मतलब क्लियर कट देखने को हमें ये मिल रहा है कि ये कंपनी सोलर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब ऐसे में दोस्तों इस कंपनी के अगर कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी का एक साल का रेवेन्यू करीब 1,07,000 करोड़ का है। इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट करीब 11,000 करोड़ का है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 90,000 करोड़ का है। तो इस कंपनी का टोटल एसेट्स 4.25 लाख करोड़ रुपए का है दोस्तों। मतलब आप यहीं से देख लो कि इस कंपनी ने वेल्थ क्रिएशन नहीं की है। ये एक पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं। इस कंपनी के पास एसेट 4.25 लाख करोड़ के हैं। मतलब इस कंपनी का मार्केट कैप है करीब 90,000 करोड़ का। मतलब इस कंपनी में वेल्थ क्रिएशन अच्छी सी नहीं हो पाई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे ये चार्ट देख लो, इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। 2016 से लेकर 2020 तक ये कंपनी के रेवेन्यू 10-15% से बढ़े हैं, लेकिन इस कंपनी के प्रॉफिट घटते गए हैं। अभी पिछले साल में इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा बढ़ा, लेकिन आज वापस घट गया। मतलब इस साल कंपनी का प्रॉफिट वापस 11,000 करोड़ पे आया, जो पिछले साल 12-12,500 करोड़ पे था। ऐसे में दोस्तों इस साल लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। लॉकडाउन के माहौल में आप और भी ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते हो। इसीलिए दोस्तों ये प्रॉफिट आखिर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है? तो इसका एक और रीजन है कि ये कंपनी के जो कर्ज की लाइन आप देख लो, कर्ज की लाइन 2016 में करीब 3300 करोड़ की थी, जो आज 7,900 करोड़ पे आ चुकी है। मतलब सीधा इंटरेस्ट 5-6 सालों में डबल हो चुका है, जो दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बार बार गिराया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर इस कंपनी के कर्ज को नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट करीब 20,000 करोड़ का निकल के आता है, लेकिन हमें कर्ज बहुत ज्यादा तमाचा मार रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में भी बात करूं तो इस कंपनी का ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पिछले कुछ सालों में, बल्कि हर एक क्वार्टर में इस कंपनी के प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी में अपना स्टेक डाइवेस्ट किया है। आखिर क्यों किया है? कंपनी अगर बढ़ती तो डाइवेस्ट नहीं की जाती। क्योंकि दोस्तों अगर प्रमोटर अगर अपने कंपनी में से अपना स्टेक डाइवेस्ट कर रहा है तो जरूर उस कंपनी में कुछ प्रमोटर को ज्यादा बढ़ने जैसी कैपेसिटी या बढ़ने जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। एनटीपीसी बढ़ नहीं रहा है शायद, इसीलिए दोस्तों डाइवेस्टमेंट की जा रही है। चाहे वो कोल इंडिया लिमिटेड भी हो जाए, उसमें भी डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पा रही है। और दोस्तों अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में बात किया जाए तो इस कंपनी पिछले कुछ सालों से मतलब 2011 से लेकर आज तक ये कंपनी 100 से लेकर 150 रुपए के भाव के अंदर ही कंसोलिडेट कर रही है। अब ऐसे में दोस्तों आज ये कंपनी का भाव 90 रुपए का है। हमें इसमें बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज भी मैं थोड़ा संकोच रहा हूं। मतलब मेरी जो इच्छा है वो आज भी थोड़ी थोड़ी मार खा रही है इस कंपनी के तरफ जाने से। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में पिछले 8-9 सालों से कंसोलिडेशन आ रहा है 150 रुपए के अंदर का ही। तो ऐसे में मैं दोस्तों 200-250 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट करूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब दोस्तों ऐसे में मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो ऐसे में 90 रुपए का भाव है, आप 100-150 रुपए तक का प्राइस एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। लेकिन उसके ऊपर जाना इस कंपनी के लिए आज भी
बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इसलिए दोस्तों अगर आपको बाई करना है तो भले ही आप कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब ये आपके लिए थोड़ा कम प्रॉफिटेबल वाला सौदा साबित हो सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।